8 दिसंबर 1947 आजादी के कुछ ही महीने बाद दिल्ली के रोहतक रोड पर आरएसएस की एक मीटिंग होती है जिसमें आरएसएस चीफ गोलवलकर स्पीच देते हैं। करीबन 2500 आरएसएस वॉलंटियर्स हाजिर होते हैं। इस मीटिंग में बाहर का कोई भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन वहां पर करतार सिंह, एक प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन, मौजूद होते हैं। वो अपने रिपोर्ट में दर्ज करते हैं कि गोलवलकर ने अपने स्पीच में क्या कहा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुसलमान को हिंदुस्तान में रख सके, उसको देश छोड़ना ही पड़ेगा। मुसलमान हिंदुस्तान में बाकी नहीं रहेगा। रही बात गांधी की, तो हमारे पास उसे चुप कराने के भी तरीके हैं। करतार सिंह की रिपोर्ट पर यकीन ना हो तो गोलवलकर की खुद की किताब वी आवर नेशनहुड डिफाइंड देख लीजिए, जहां वो हिटलर की तारीफ करते हैं, देश के मुसलमानों को फॉरेन रेस बतलाते हैं और लिखते हैं कि ऐसे फॉरेन रेसेस को अपना अस्तित्व खोकर हिंदू रेस में एक होना होगा। उनको अगर देश में रहना है तो हिंदू राष्ट्र के सामने पूरी तरीके से सर झुकाना होगा। ना कुछ मांग कर सकते हैं, ना प्रिविलेज डिजर्व करते हैं, उनको सिटीजन राइट्स, एक नागरिक होने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। मगर जब इंडिपेंडेंट इंडिया की नींव रखी गई, हमारा संविधान बनाया गया, तो गोलवलकर के विचारों को रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, गांधी को जरूर शांत करा दिया गया, लेकिन उनके आदर्शों को गोली मारना इतना आसान नहीं निकला। पार्टीशन में हुई बर्बरता और नरसंहार के बावजूद, पाकिस्तान बनने के बावजूद, हजारों लाखों हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े हुए हिंदुस्तान में। जो कम्युनल हार्मनी और इक्वल सिटीजनशिप का सपना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे संविधान के अंदर संजोया। एक इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव देश की नींव रखी गई। एक ऐसा देश जहां इंसाफ, आजादी, इक्वालिटी और भाईचारा हो। अब आप कहोगे कि हो गया ना, बन गया ना तुम्हारा इक्वल इंडिया, तो हम 50 साल से भी ज्यादा पुरानी गोलवलकर की बातें यहां क्यों उखाड़ रहे हैं, क्यों उसके पीछे जा रहे हैं? क्या हमने खुद ही देशभक्त पर हाल ही में यह नहीं कहा था कि 500 साल पुरानी बातों को हमें भूल जाना चाहिए, आगे देखना चाहिए? गोलवलकर की कई बातों को तो आरएसएस भी भुला देना चाहती है। हाँ, इस बात से हम सहमत भी हैं। लेकिन हाल ही में ऐसी हवा चली है जिससे लगता है कि गोलवलकर की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश हो रही है। देश में फिर से मुसलमानों के खिलाफ जैसे एक मुहिम सी छिड़ चुकी है। कोशिश हो रही है, बस फर्क इतना है कि इस बार जंग आइडियोलॉजिकल नहीं है, अपने धर्म को बचाना नहीं है, वो तो दिखावा है। दरअसल में अपनी असफलता छिपाने के लिए सरकार एक नई साजिश रच रही है। याद रखिए, 2014 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके मुंह से सिर्फ विकास, काला धन वापस लाओ, किसानों की आय दुगनी करो, जीडीपी, जीएसटी, मेक इन इंडिया, विश्वगुरु, जॉब्स, वोकल फॉर लोकल, स्मार्ट सिटी, पेट्रोल डीजल के दाम कम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिर्फ यही सब उनके मुंह से निकलता था। 10 साल बाद 2024 के चुनाव में उनके मुंह से मुस्लिम, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मछली, मुजरा, सिर्फ यही सब सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्या यह सिर्फ इलेक्शंस में वोट बटोरने के लिए डर फैलाने की एक स्ट्रेटेजी थी? चलो, वो भी तो आजकल आम सी बात हो गई, वो भी मान लेंगे। लेकिन लगता है कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत नफरत की बुनियाद पर भारत देश में फिर से एक अपार्थाइड सिस्टम कायम करने की कोशिश हो रही है। वो सिस्टम जिसका सपना गोलवलकर ने देखा था दशकों पहले। एक सेकंड क्लास ऑफ सिटीजनरी बनाना, जिसे रिलीजियस मेजॉरिटी शक की निगाहों से देख पाए, जिसे देश के सारे प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम किया जा सके। जिस सेकंड क्लास सिटीजनरी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हो, या तो सर झुका के चलो या तो सर बचा के देश से बाहर निकलो। अपार्थाइड उस बीमारी का नाम है जिसे बहुत लंबे अरसे तक हमने साउथ अफ्रीका में देखा था। अपार्थाइड का लिटरल मतलब होता है अपार्टनेस, किसी कम्युनिटी को आइडेंटिटी के बेसिस पर अलग रखना, उससे उसके पॉलिटिकल अधिकार छीन लेना और उसको इकोनॉमिकली और सोशली भी कुचल देना। अपार्थाइड की सोच इस बुनियाद पर, इसकी जस्टिफिकेशन इस नींव पर टिकी हुई है कि व्हाइट अलग सभ्यता, ब्लैक अलग सभ्यता, यह साथ में अगर आ जाए तो कलेश होना पक्का है। क्या यह एक महज इत्तेफाक है कि आज हमारे देश में भी हर दिन हम ऐसी धार्मिक अपार्थाइड के वारदातें देखते आए हैं? अब तो इतना कॉमन हो गया है
एक दिन एक मुसलमान डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंसान, मुरादाबाद के हाउसिंग सोसाइटी में घर क्या खरीद लेता है, बखेड़ा खड़ा हो जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी है, देखिए कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे पीजीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। उस बेचारे मुसलमान डॉक्टर को वहां से घर बेचकर भाग जाना पड़ता है। देश की राजधानी में सत्ताधारी पार्टी के काउंसलर रेडी वालों को उनका नाम पूछते हैं, मुसलमान होने पर पूरा नाम लिखने को बोलते हैं, छापो सामने। अबे ओए लड़के, तेरा क्या नाम है? क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो, पहले नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। सेग्रीगेशन फुल फ्लो में चल रहा है, वो भी कैमरा के सामने। एक सिटिंग हाई कोर्ट जज भरी सभा में माइनॉरिटीज को गलियाते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ये भी कहते हैं कि भाई संविधान तो मेजॉरिटी के अनुसार ही चलेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिसल रही है, ये बात छिपाए नहीं छिप रही है। क्या इसीलिए अब धर्म के नाम पर फिर से लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है? माइनॉरिटीज का इकोनॉमिक बॉयकॉट, लव जिहाद का डर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हमला, यह सब हमारे हिंदू धर्म को वेपनाइज करके क्या एक पॉलिटिकल हिंदुत्व के रूप में डालकर देश को फिर से नफरत में झोंकने का प्रयास किया जा रहा? अगर इस सवाल का जवाब है हां, तो कुछ टाइम के लिए तो यह काम जरूर करेगा, यह बात मैं मानता हूं। मेजॉरिटी को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, इंटाइटलमेंट मिलेगा, लेकिन इस खेल में हमारे देश में और उसकी छवि को, उसकी इकोनॉमी को, उसमें इन्वेस्टमेंट्स को गहरा चोट पहुंचेगा। अगर ऐसा अपार्थाइड सिस्टम हमारे देश में बन जाता है तो कौन इन्वेस्ट करेगा हमारे देश में? वो तो कम्युनिस्ट चाइना में जाकर पैसा डाल देंगे। क्या हाल होगा हमारे सोसाइटी का, जो हमेशा से अनेकता में एकता के फॉर्मूले से चलता आया है? नेता टाइप लोगों को तो बस वोट से लगाव है, लेकिन देशभक्तों को तो देश से लगाव है। इसीलिए इस प्रोसेस को, इस षड्यंत्र को समझना जरूरी है। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की नींव थी वहां के व्हाइट्स को ब्लैक से खतरा। यहां भी वही खतरा अब बनाया जा रहा है। अब सच में खतरा हो या ना हो, आईटी सेल तो बना ही देगी। इसीलिए सोशल मीडिया के हर साइट पर आपको भर भर कर फेक न्यूज मिलता है, आए दिन मिलता है। कितना भी फैक्ट चेक कर लो, हर दिन 5 नए फेक्स खड़े हो जाते हैं। और इसका एक क्लियर एजेंडा है, लव जिहाद, वैक्सीन जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यहां तक कि यूपीएससी जिहाद। कोशिश तो यही है कि एक नैरेटिव बनाया जाए कि इंडियन मुस्लिम्स ही देश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चुनौती हैं। आपका बटुआ, आपकी नौकरी, आपके आसपास की हवा, पीने का पानी, महंगाई, ये सब आप भूल जाओ। इस बात पर फोकस करो कि हिंदू खतरे में है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी ने गलती नहीं की है, सारे कम्युनिटीज में फॉल्ट लाइन होते हैं, लेकिन गोदी मीडिया यही फॉल्ट लाइंस को दिन रात छेड़ती रहती है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत और औकात तो है नहीं वैसे में भी। उधर बॉलीवुड को भी वेपनाइज कर दिया गया है। केरला फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट जैसी मूवीज बनती हैं। प्रधानमंत्री, अरे पूरा का पूरा सरकार, महकमा लगा पड़ता है मूवी को प्रमोट करने के लिए। एक पूरे सिस्टम के तहत लोगों में नफरत इंजेक्ट करने की कोशिश चल रही है। इतिहास को भी बदलने की कोशिश हो रही है। एक हिंदू अलग सभ्यता, एक मुस्लिम अलग सभ्यता, और इनमें हमेशा से ही जंग छिड़ा आया है। पर ऐसा है नहीं। हिंदुस्तान में हमेशा से ही एक सिंथेटिक कल्चर हमें दिखने को मिला है। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, हां समय समय पर यहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लेकिन बहुत समय तक, सेंचुरीज तक ये साथ में भी रहे हैं और साथ में बढ़े भी हैं। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े लेवल पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर 1905 में बंगाल के रिलीजियस बेस्ड पार्टीशन को अपोज करते हैं। कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर सड़कों में हिंदू मुसलमान के नारे एक साथ लगाए जाते हैं। मगर आज आपसे कहा जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह, जहां लाखों करोड़ों हिंदू भी अपनी आस्था रखते हैं, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि जितनी गहराई से अंग्रेजी हुकूमत ने हमें बांटा था, हम उससे भी नीचे की खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खुदाई से, ऐसे बंटवारे से सिर्फ देश का विकास और आपका भविष्य ही खड्डे में जाएगा, यह हमारी गारंटी है। गोलवरकर का सपना था कि मुसलमान हिंदुस्तान में बाकी बचे ही ना। हालांकि यह अभी भी एक सपना ही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि एक ऐसा प्रोसेस आज चल रहा है हमारे देश में, जहां मुसलमानों को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जितना हो सके उतना मार्जिनलाइज करने की चेष्टा चल रही है।
ये है रविंद्र सिंह नेगी, दिल्ली में बीजेपी के म्युनिसिपल काउंसलर। गली गली घूमकर डिजिटल इंडिया से यूपीआई कोड स्कैन करके दुकानदारों से उनका नाम पूछने में लगे हुए हैं और मुस्लिम दुकानदारों को टोकते हुए मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना नाम दुकान के सामने स्पष्ट अक्षरों में लिखे। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है, जो वो मुस्लिम नाम लिखाओ उसमें। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले, यहाँ लगाओ बढ़िया सा। भैया इसको बंद करो, नाम चेंज करो, मोहम्मद अयान खान लिखो यहाँ पे। क्या काउंसलर साहब को पता नहीं है कि हरियाणा में भी रिजवान रह सकते हैं, या शायद ये भूल गए हैं कि बिजनेस किसी का भी हो सकता है, किसी के नाम का भी हो सकता है। ये सब पता है काउंसलर साहब को, पर शायद काउंसलर नेगी की मंशा है कि मुस्लिम ओन्ड बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, हिंदू दुकानों पर भगवा झंडा चले, मुस्लिम दुकानों पर मुस्लिम नाम लिखा जाए, रिलीजियस प्रोफाइलिंग खुलेआम हो रही है ताकि बाजार में एक क्लियर रिलीजन बेस्ड इकोनॉमिक सेग्रीगेशन हो जाए। हां, यह बात ओपनली कहीं नहीं जा रही है, लोगों को इशारा काफी है। उत्तराखंड में बीजेपी के लोकल लीडर्स ने तो ओपनली कह दिया है कि मुस्लिम दुकानों को बॉयकॉट कर दो। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने इस साल ऑर्डर भी पास किए थे कि कांवड़ यात्रा के रूट पर हर दुकान को अपनी दुकान में ओनर का नाम और आइडेंटिटी डिटेल्स लिखनी होंगी। पुलिस ने यह ऑर्डर इन्फोर्स भी किया और एक इकोनॉमिक बॉयकॉट का माहौल बन गया। यही हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ भी हुआ था। पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, फिर इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया गया, और फिर जब एंटी यहूदी नरसंहार शुरू हुआ तो लोगों को पता था कि हमला कहां करना है। पिछले साल जब उत्तरकाशी में दंगे हुए तो एकदम से ऐसे ही मुस्लिम ओन्ड दुकानों के सामने क्रॉस मार्क्स हमें दिखने को मिले। इंडिया विदेश में बीफ एक्सपोर्ट करेगा, बीफ एक्सपोर्ट में विश्वगुरु बनेगा, पर घर में बीफ के साथ अगर पकड़े गए गलती से भी या शक भी हो गया किसी को तो सजाए मौत, और वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे आपको। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को कोर्ट के अलावा विजिलेंटे जस्टिस से इन्फोर्स किया जाता था। ठीक वैसे ही आज हमारे देश में गौ रक्षकों की एक नई फौज सी बन गई है, जो कभी कभी पुलिस के साथ या कभी कभी पुलिस के ऊपर भी काम कर लेते हैं। मोनू मानेसर जैसे क्रिमिनल्स कैटल ट्रेड में इन्वॉल्व मुसलमानों पर कहर ढाते हैं और खूब शाबाशी बटोरते हैं। बीजेपी रूल्ड एमपी में तो ओपन सेल ऑफ मीट एंड पोल्ट्री पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। कई दुकानें तोड़ दी गई हैं और लोगों को जबरदस्ती डिस्प्लेस किया गया है। ऐसे प्रोफेशन में ज्यादातर वहां के पिछड़े पसमंदा मुसलमान मौजूद होते हैं, जिसे बाय द वे जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बारे में आवाज भी उठाई थी, उनके पक्ष में बोलने की कोशिश की थी। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अब बीजेपी के पास ही अगर आप देख लें, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। इतने बड़े देश में इतना बड़ा पार्टी है। अब ये इत्तेफाक है या सेग्रीगेशन बाय डिजाइन है, ये आप खुद ही समझ लीजिए। पार्लियामेंट में दूसरी पार्टीज में थोड़े बहुत जो मुस्लिम कैंडिडेट चुन चुना के आते भी हैं, उनको गालियां बकी जाती हैं, धार्मिक नारों से उन्हें टीज किया जाता है, और ऐसी हरकतों के बावजूद कोई पनिशमेंट किसी को नहीं मिलती है। यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां रूलिंग बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। इट इज ऑल अ कोइंसिडेंस यू सी। इस पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत लगी है। ऐसे ही कोइंसिडेंस नहीं होता है। जैसे कि डीलिमिटेशन, यानी एमपी या एमएलए सीट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं, उसे इस तरीके से आंको कि मुस्लिम वोटर्स का जो प्रभाव है वो सबसे कम सीट्स पर पड़े, या फिर उस प्रभाव को ऐसे बांट दो अलग अलग सीट्स में वो चले जाए जिससे वो डिसाइसिव फैक्टर ना बन पाए। जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन प्रोसेस में हिंदू मेजॉरिटी जम्मू में 6 सीट्स बढ़ा दी गई, वहीं कश्मीर रीजन में सिर्फ 1 सीट बढ़ी। इस प्रोसेस का पॉपुलेशन ग्रोथ से कोई लेना देना था नहीं, कर दिया गया। आसाम में डीलिमिटेशन उन सीट्स में देखने को मिला जहां मुस्लिम सिटीजन्स के वोट्स नतीजे डिसाइड करते हैं। चलो ये तो बन गया सोफिस्टिकेटेड लीगल तरीका, लेकिन वोटर सप्रेशन के और भी डायरेक्ट तरीके हमें दिखने को मिलते हैं। भर भर के रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी अगर आप खंगालोगे पेपर्स, खासकर की लोकल एडिशंस, कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट में मुस्लिम नाम कैसे गायब हो जाते हैं। वोटर लिस्ट अपडेशन के नाम पर बिग डेटा का इस्तेमाल करके कुछ और ही खेल चल रहा है हमारे देश में। यह इल्जाम कई पार्टीज लगा तो चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अभी इसका क्लैरिफिकेशन देना है। फिर इलेक्शन के दिन पर भी आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे मुस्लिम मेजॉरिटी बूथ्स में पुलिस प्रशासन वोटर्स को ही धमका रही है और लोगों को वोट डालने से रोक रही है। जिस संभल में हाल ही में वायलेंस हुआ, वहां 2024 जनरल इलेक्शंस के टाइम पर भी भर भर के रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे पुलिस ने मुस्लिम वोटर्स पर फिजिकल असॉल्ट किया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया। हाल ही में यूपी बाईपोल्स में भी ऐसे वायलेंट वोटर सप्रेशन के रिपोर्ट्स सामने आए हैं।
तो एक सेक्युलर वर्किंग डेमोक्रेसी में अगर ये रिपोर्ट सामने आते तो फौरन कार्रवाई होती। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन एंटी मुस्लिम हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेती है, खुद बायस डिलिमिटेशन करवाती है, वो बस ऐसे ब्रेजन वोटर सप्रेशन की कड़ी निंदा कर सकती है, पर कोई खास एक्शन तो हमें लेते हुए नहीं दिख रहा है। रिलीजियस लाइफ में भी मार्जिनलाइजेशन काफी तेजी से चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस तरीके से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कमजोर किया, उसके बाद तो मानो होड़ लग गई है कि भैया मस्जिदों के नीचे खुदाई कर दी जाए। जहां विकसित देश 50 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां हम 500 साल पहले की गलतियां ढूंढ रहे हैं। हालांकि अब चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा है कि ऐसे नई खुदाई पर और उनके पिटिशंस पर एकदम रोक लगा दी गई है, लेकिन देश के सामने अभी भी अयोध्या 2.0 का मंजर है, जो फिर से हिंदुस्तान को उबाल में डाल सकता है। सामाजिक दौर पर हर तरीके से हिंदू और मुसलमान को अलग करने की कोशिश चल रही है। आपस में लव मैरिज करोगे? ना 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 ना, वो तो लव जिहाद हो जाएगा। पूरी कायनात आ जाएगी इस शादी को रोकने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप करोगे तो उत्तराखंड में तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड राजी, पर पुलिस आकर पूछताछ करेगी जरूर। धर्म के ठेकेदारों ने बार बार यह वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि धर्म बिना देखे अगर प्यार करोगे तो अंजाम बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। हो सकता है एक दिन हिंदू मुसलमान दोस्ती पर भी कोई रेगुलेटरी कानून बना दिया जाए। वैसे प्रोपेगेंडा इतना भारी और इतना इफेक्टिव हो चुका है कि कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग, पढ़े लिखे लोग, अर्बन लोग आज के डेट में मुसलमान दोस्त होना भी गलत मानते हैं। देख लीजिए न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट। आप टीचर हैं तो क्या आपकी कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम दोस्त हैं आपके? नहीं सर, अभी तक मेरा को ऐसा कोई, मेरे साथ ये लकी है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे पास कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है नहीं या बनाया नहीं? है, शुरू से बनाया ही नहीं है। बातचीत करी, सब कुछ किया, लेकिन उस चीज लाइन में हम नहीं जाना कभी गए। उनकी और बताओ इस सब के पीछे उद्देश्य क्या है? अरे भाई, सेग्रीगेशन करोगे तभी तो शक पैदा करोगे, तभी तो झूठ परोस पाओगे। जैसे कि सबसे क्लियरली एविडेंट एग्जाम्पल गेटोइजेशन। कुछ एरियाज जहां सिर्फ मुसलमान रहेंगे, आपको वहीं रहना है, हमारे साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई इस गेटो से बाहर निकलकर मिलना चाहेगा, साथ में रहना चाहेगा, उसे वापस ढकेल दिया जाएगा। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में पॉश सोसाइटी में डॉक्टर अशोक बजाज अपना मकान बेचते हैं। किसको? एक और डॉक्टर को, जिसकी फैमिली को वो 40 साल से जानते हैं। तो अब इसमें क्या दिक्कत है आप पूछोगे? दिक्कत यह निकल गई कि खरीदने वाला डॉक्टर एक मुसलमान निकला और इस बात को लेकर बवाल मच गया। प्रॉपर जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन हुआ, डीएम से मांग की गई, तब जाकर वो तंग होकर मुसलमान कपल ने वो घर बेच दिया। तो गेटोइजेशन से भी हमें घिन आती है, प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई इस गेटो से बाहर निकलता है, असिमिलेट होने की कोशिश करता है, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है। वैसे गुजरात मॉडल में तो एक और ही अलग प्रोसीजर है, जहां डिस्टर्ब्ड एरियाज लॉ का मिसयूज करके हिंदू जगह में मुसलमान का घर खरीदना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। यह गुजरात मॉडल अब धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी लागू किया जा रहा है। आसाम में भी लैंड जिहाद का बहाना लेकर चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा ने कह दिया है कि वो ऐसा लॉ ला चुके हैं जिसके तहत अगर कोई हिंदू और मुस्लिम के बीच में रियल एस्टेट डील होता है तो पहले सीधा चीफ मिनिस्टर से परमिशन आपको लेना जरूरी होगा। देख रहे हैं आप फोकस कहां है हमारे देश का, हमारे देश के विकास का। इस पूरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन से इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ वर्शिप का आइडिया जो होता है ना, उसको कुचल दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड क्लास सिटीजनरी बनाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट की देरी है, फॉर्मलाइजेशन की देरी है। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटीज के पास इंसाफ मांगने के लिए भी कोई जरिया नहीं था। आइए जल्दी से देखते हैं इंडिया में क्या हाल है। नेता से इंसाफ मांगोगे, कोई फायदा नहीं है। खुद नेता नफरत बांटने में, नफरत बोने में लगा हुआ है। दंगइयों और बलात्कारियों को माला पहनाने में वो बिजी है। दूसरी तरफ पुलिस तो खुद ही वोटर सप्रेशन में लगी हुई है, कम्युनल प्रोफाइलिंग कर रही है। और जब दंगे होते हैं तो दंगे रोकने का काम नहीं करती है, उल्टा ऐसी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि पुलिस खुद ही एंटी मुस्लिम वायलेंस में भागीदारी रह चुकी है। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो कई पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो दंगइयों को नहीं रोकते हैं, खुद कम्युनल गालियां देते हैं और वायलेंस में भाग लेते हैं। वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम एविडेंस कलेक्ट नहीं करती है, एविडेंस फैब्रिकेट करती है। फॉल्स एविडेंस का इस्तेमाल करके मासूमों को
जेल में डालती है। प्रशासन से क्या ही उम्मीद रखेंगे जब यही प्रशासन बुलडोजर लेकर मासूमों के घर तोड़ देती है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत बड़ा जोक है, हम टाइम जाया नहीं करेंगे उनके बारे में बात करके। अब आते हैं जुडिशरी पर, द लास्ट स्टैंडिंग होप। उसका भी कैरेक्टर धीरे धीरे बदला जा रहा है। उमर खालिद का अगर आप एग्जांपल ले लें, बिना सबूत के यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ के तहत 4 साल से भी ज्यादा जेल में है। अरे भैया गिल्टी है तो पनिश करो ना। लेकिन यहां तो आपने कोर्ट केस शुरुआत भी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट हर बार किसी न किसी वजह से बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं करती है या तो बेल डिनाई कर देती है। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक स्पीच में खुलेआम यह कह दिया कि देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी के मुताबिक ही देश चलेगा। इस बात को साइड में रखें कि देश का संविधान होता है, उसके मुताबिक देश चलता है, लेकिन यह शायद आउटडेटेड बातें हो चुकी हैं। तो फाइनली क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हेट कैंपेन, फिर सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन कर दीजिए, फिर सेग्रीगेशन कर दीजिए, फिर पुलिस, मीडिया, जुडिशरी, इंसाफ के सारे दरवाजे बंद कर दो। उसके बाद जो एलिगेशन लगाना है, जो टैगिंग करना है कर दो और देश को भुनाते रहो इसी हेट में। अब आप कहोगे अरे इससे अपार्थाइड कहां से ले आ रहे हो? अपार्थाइड में तो इक्वल सिटीजनशिप को ही रद्द करना होता है और इंडिया में हिंदू मुस्लिम सबके पास इक्वल सिटीजनशिप राइट्स हैं। बात तो आपकी सही है। अपार्थाइड सिस्टम का जो आखिरी स्टेप होता है वो है ऑन पेपर इक्वालिटी को भी खत्म कर देना। इंडिया में ऑन ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ऐसा ऑलरेडी होने की कोशिश हो चुका है। एक्टिविस्ट का कहना है कि सीएए एनआरसी के जरिए ऑन पेपर इक्वालिटी को भी खत्म करने की तो कोशिश ही हो रही है। जब आसाम में एनआरसी हुआ तो लाखों लोगों ने अपनी सिटीजनशिप वो साबित नहीं कर पाए। इनमें से कई हिंदू भी निकले, पर सरकार फिर सीएए ले आती है जिसके तहत मुसलमान को छोड़कर बाकी सारे कम्युनिटीज के माइग्रेंट्स का सिटीजनशिप प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया जाता है। यानी जो हिंदू सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाता है उसके लिए सिटीजनशिप का रास्ता बहुत आसान बना दिया जाता है, मगर मुसलमान के लिए नहीं। इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के आधार पर सिटीजनशिप डिसाइड हो गया। अब साउथ अफ्रीका में एक्सक्लूजनरी अपार्थाइड पॉलिसीज के खिलाफ कोई अगर प्रोटेस्ट करता था तो उसको कम्युनिस्ट टेररिस्ट बुलाकर देश के सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता था। आज के न्यू इंडिया में एक्टिविस्ट को अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, टेररिस्ट बुलाकर यूएपीए जैसे टफ टेरर लॉज से सरकार जेल में डाल देती है। अब ये सारी बातें अगर आप मान भी लो तो आप सोचोगे अरे हो रहा है तो होने दो, हमें क्या, हमें थोड़ी ना नुकसान पड़ रहा है ये सबसे, सन्नु की। लेकिन ऐसी पॉलिसी से पूरे देश का बेड़ा गर्क होगा और आप पर और मुझ पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। समझाता हूं कैसे। देखो, नफरत की जब राजनीति होती है ना तो स्कूल अस्पताल कौन बनाएगा, विकास पर फोकस कौन देगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, तमाम फॉर्मूला आप लगा चुके हो, सारे प्रॉब्लम्स को आप लीपापोती कर चुके हो। 10 साल आपके पास 100% पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, फिर भी 6% भी आप पहुंच नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम आपको अब बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर समुदाय का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि देश में सच्चाई यह है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम कब का कंट्रोल कर चुके हैं। देश में तो अब पॉपुलेशन डीग्रोथ का डर हो, इसकी बात हो रही है। लेकिन मौजूदा पॉपुलेशन के लिए नौकरियां कौन नहीं बना पाया? ये जो पॉपुलेशन है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक नाइटमेयर किसने बनने दिया? इसका हिसाब तो हम नहीं मांगते हैं, क्योंकि देश के 15% आबादी को ब्लेम करना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कभी सोचा है कि नफरत और वायलेंस के माहौल में देश में इन्वेस्ट कौन करेगा? ग्लोबल लेवल पर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर सॉफ्ट पावर का जो गुणगान करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। आदमी बोलेगा, एमएनसी बोलेगा भैया चाइना चलते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, ये तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर हमारे देश में इसी तरीके से अपार्थाइड बढ़ता रहा तो इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट भी होगा। अभी तक जो गल्फ और इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ अच्छे संबंध रखते हैं, ट्रेड करते हैं, अगर उनका सर खराब हो गया, वो फॉरेन रिलेशंस बिगाड़ दें, वो हमारे इंडियन भाइयों के साथ अगर ऐसा करने लगे, तब क्या होगा? ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु? सोचने वाली बात है। ये जो धर्म के नाम पे अपार्थाइड करके देश को बांटने की कोशिश हो रही है, ये हिंदू धर्म और भारतीय संविधान दोनों का ही अपमान है। पहला तो यह है कि भैया देखो, मेरा हिंदू धर्म इतना इनसिक्योर नहीं है कि दूसरे को विलेन बनाकर मैं परचम लहराऊं अपना। और दूसरा यह कि मेरा धर्म किसी के लिए टूल किट नहीं होना चाहिए वोट बटोरने के लिए, अपनी कुर्सी गर्म करने के लिए। इसके ऊपर
जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव इंडिया की जो नींव रखी थी, जो हमारे प्रियम्बल में झलकती है, जो संविधान के हर पन्ने में झलकती है, उसको तबाह करके एक एक्सक्लूजनरी अपार्थाइड देश बनाने की कोशिश हो रही है। गांधी के हत्यारों का जो सपना है उसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन याद रखिए कि साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड का दी एंड हुआ था। हमारे देश में भी बढ़ रहे अपार्थाइड और नफरत के माहौल को रोका जा सकता है, लेकिन इसे रोकने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। क्या आप ये सब जानने के बाद भी कुछ एक्शन लेंगे? अपने आसपास हो रहे नफरत के खिलाफ आवाज उठाएंगे? अगर हां, तो शायद नेतागण भी सोचेंगे दो बार अपना एजेंडा आगे ले जाने से। अगर नहीं, अगर आप हां में हां मिलाते हो, बोलते हो सानू की, और भाई सर्दी का मौसम है, थोड़ा हाथ सेक लेते हैं, तो फिर देखते रहिए कि आग कितनी जल्दी और कितनी गहरी फैलती है। क्योंकि याद रखिए, हिपोक्रेसी और हेट की कोई सीमा नहीं होती है, सब कुछ नाश करके, सब कुछ जलाकर ही रुकती है।